मॉर्निंग फ्रेंड्स, मनी मार्केट बैंकिंग अवेयरनेस का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक से। मार्केट क्या होता है? मार्केट सिंपल होता है, या तो हम कुछ खरीदने जाते हैं यहाँ पे, या फिर हमारी वहाँ पे शॉप है तो हम उसको सेल करते हैं। सिंपल सी बात होगी। मार्केट में जाने का दो ही काम हो सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये तो होगी नॉर्मल मार्केट है, हमने जो बात की। फिर आती है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। ये क्या होती हैं? ये फाइनेंशियल मार्केट होती हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल टर्म में आ जाती है। नॉर्मल मार्केट में क्या है, या तो हम बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल मार्केट में हम दो चीज़ें करते हैं, ये अलग अलग हैं। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये अलग अलग पढ़ते रहेंगे हम। ये अभी मनी मार्केट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट में या तो पैसा बोरो करते हैं या लैंड करते हैं, ठीक है। लैंडर होता है, दो चीज़ होती हैं। और थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में ले लेना तो ऐसे है, देखो। मार्केट में हम कोई भी चीज़ होगी, फिश हो गई या कोई भी आइटम हो गया, टी हो गई, कपड़े हो गए, वो सब हम बेच सकते हैं या तो फिर बाय कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट में इस टर्म को देखें तो इन चीज़ों की जगह हम क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल मीन्स पैसा। पैसे को या तो हम बोरो कर सकते हैं या लेंडर को, ठीक है, लैंड कर सकते हैं। या तो पैसा हम किसी को उधार दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं। दो ही चीज़ हो सकती है यहाँ पे पैसे के केस में। तो कोई चीज़ तो है नहीं कि हमने दे दी उसकी जगह पैसा मिलेगा, नहीं ना। तो वैसे ही, और जो पैसा यहाँ पे बोरो और लैंड, मतलब पैसा या तो दिया जा रहा है या लिया जा रहा है। अगर मनी को बोरो किया जा रहा है, वो लेस देन टाइम कितना, 1 ईयर है, तो वो हम क्या बोलेंगे? मनी मार्केट, ठीक है। और मोर देन 1 ईयर है टाइम, तो भैया वो जो पैसे पे मोर देन 1 ईयर टाइम है, तो वो हमारा हो गया कैपिटल मार्केट। और सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलें कि अगर कोई भी पैसा किसी को दे रहा है, कोई उससे ले रहा है, तो अगर वो 1 साल से कम टाइम के लिए ले रहा है तो वो हमारा मनी मार्केट कहलाएगा, ठीक है। उसमें आ जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे मनी मार्केट में क्या क्या आएगा। और वही पैसा अगर कोई किसी को दे रहा है, वो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए दे रहा है, तो वो हमारा आ जाएगा कैपिटल मार्केट में। उसके बाद एवरीथिंग रेगुलेट बाय आरबीआई इन मनी मार्केट। सिंपल सी बात होगी, जो मनी मार्केट में को जो भी चीज़ें होंगी, आगे हम जो भी डिस्कस करेंगे, वो सारी किसके द्वारा रेगुलेट की जाती हैं? आरबीआई के द्वारा। और कैपिटल मार्केट में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी उसमें जो भी फंक्शंस होंगे, या जो भी उसमें जो जो चीज़ें आएंगी, वो हम पढ़ेंगे। वो सारी रेगुलेट किसके द्वारा की जाती हैं? सेबी के द्वारा। और सेबी क्या है हमारा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म याद रखना भाई। अब हम मनी मार्केट में अगर बात करें कि भैया कौन पैसा लेगा और कौन पैसा देगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इंसान जाके बोले मनी मार्केट में कि भैया मुझे 5,000 रुपये पैसे चाहिए और दे दे, मनी मार्केट से पैसा ले और अपना निकल जाए, कोई मतलब ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सब फिक्स्ड होता है, सब लिखा हुआ है कि कौन मनी मार्केट में पैसा लेगा और कौन देगा, ठीक है। जो भी ये चीज़ें डिसाइड करनी है, ये कौन करेगा? आरबीआई करेगा। जो हमने पीछे पढ़ा कि भाई कौन किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है। जो भी रेगुलेट करना है उसमें, वो सब कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई। और इन सिंपल लैंग्वेज की अब आरबीआई के ऊपर बात आ गई है। अब यहाँ पे जब रेगुलेट आरबीआई कर रहा है, तो आरबीआई डिसाइड करेगा कौन कितने पैसे लेगा, कौन कब तक लेगा, कब देगा, वो सब आरबीआई देखेगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि मनी मार्केट में, मान लो मनी मार्केट की बात नहीं करते हैं, अगर मान लो कोई पैसा ले रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पैसा उठा रही है, तो कैसे पता चलेगा कि वो मनी मार्केट से उठाया है उसने या फिर कैपिटल मार्केट से? अब एक चीज़ तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी कि भाई टाइम देख के, वो ठीक है। और क्या चीज़ से पता चलेगा? देखो, हम मनी मार्केट में आगे पढ़ेंगे, प्रोमिसरी नोट, चेक हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया। तो ये जो चीज़ें होंगी ना, तो इनसे ये पता चल जाएगा, कोई भी देखेगा कि भैया ये चीज़ें तो मनी मार्केट में आती हैं, तो मतलब उसने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाया है। तो ये चीज़ें क्या शो करती हैं? यही चीज़ कि वो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इसने लिया है। तो हम वो आगे एक एक करके देखेंगे, स्टेप बाई स्टेप। अच्छा, मनी मार्केट में कौन कौन पैसा ले सकता है, तो एक बार ये देख लेते हैं नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट, बैंक, एनबीएफसी और इंडिविजुअल भी। अब हम इनकी बात करेंगे। इंडिविजुअल ऐसा नहीं है, हम भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बगल वाली शॉप पे जाओ और पैसा ले लो, नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ बैंक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या सारे बैंक लोन ले सकते हैं यहाँ मनी मार्केट से? नहीं। जो आरबीआई के रेगुलेशन में आते हैं, देखो, आरआरबी इज़ नॉट टेक मनी और गिव मनी इन मनी मार्केट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आरआरबी क्या करता है? पीछे से इसको स्पॉन्सर किया जाता है बैंक के द्वारा, तब ये काम करता है। मतलब यही कि आरआरबी डायरेक्ट ये काम नहीं करेगा, ना तो मनी दे सकता है मनी मार्केट में, ना ही वो ले सकता है। उसकी जगह कौन काम करेगा? स्पॉन्सर्ड बैंक जो होगा।
जो भी बैंक आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड हैं सारे, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, वो सारे यहाँ पे आ सकते हैं। किसको छोड़ के? आरआरबी को छोड़ के, ठीक है। और आरआरबी को भी क्यों छोड़ के? इसमें स्पॉन्सर्ड बैंक का क्या रोल है? तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें शेयर होता है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट का और स्पॉन्सर्ड बैंक का। तो स्पॉन्सर्ड बैंक इसमें पीछे काम करते हैं, ना कि आरआरबी डायरेक्ट। अब हम आते हैं मनी मार्केट में जो सबसे पहला पॉइंट है, प्रोमिसरी नोट। अब ये क्या होता है? तो हम इसको एक स्टोरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टोरी में क्या है कि सबसे पहले दो रोल हैं यहाँ पे, दो इंसान हैं, एक इनका नाम है ऋतिक, एक का नाम है निखिल। अब ऋतिक को पैसे की नीड है, उसको पैसा बोरो करना है। वो निखिल को बोलता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो। तो निखिल बोलता है कितने चाहिए तुझको? उसने बोला 10 लाख रुपए। बोला ठीक है। तो निखिल यहाँ पे हो गया पेई। तो कितने टाइम के लिए बोला ऋतिक ने? ठीक है, उसने बोला कि 10 मंथ के लिए मुझे इतना पैसा दे दो। अब निखिल ने बोला अच्छा तू वापस कितना करेगा? तो इसने बोला मैं आपको 10.5 लाख रुपीज़ रिटर्न कर दूंगा। तो निखिल कहता है कि अच्छा क्या प्रूफ क्या है, क्या वारंटी तू मुझको पे करेगा? कोई तो प्रूफ देना कि पैसे का, कि भाई हाँ ठीक है तू पे करेगा। तो ऋतिक ने क्या बोला, ठीक है मैं एक कागज़ पे क्या लिख के देता हूँ, आई प्रोमिस टू पे निखिल एट दिस सम और दिस इज मच ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो ये जो लिख के दिया ना, जो ये पेज के ऊपर, यही हमारा कहलाता है प्रोमिसरी नोट। नाम ही हो गया प्रोमिस, तो यहाँ पे इसने प्रोमिस तो कर ही दिया, और नोट पेपर के ऊपर। तो ये हमारा हो गया प्रोमिसरी नोट इन सिंपल लैंग्वेज। नोट पे क्या लिखा होता है कि इतनी अमाउंट इस बंदे ने इसको दी और ये इतनी रिटर्न करेगा, काइंड ऑफ ये चीज़ें लिखी होती है यहाँ पे। तो ये हो गया प्रोमिसरी नोट। और जो हमारा करेंसी नोट होता है ना, वो प्रोमिसरी नोट नहीं होता। उस पर कहाँ लिखा है? ये सब बातें नहीं लिखी है। आपके सामने ये नोट है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको और भी अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पे है ना लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू पे द, क्या है ये, बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज़, और गवर्नर साहब के यहाँ पे साइन है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा प्रोमिसरी नोट है, नहीं, ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। करेंसी नोट की तो बात होगी कि भाई वो प्रोमिसरी नोट नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? अब देखो उस नोट पे तो सिर्फ ये लिखा हुआ था कि भाई इतनी पे मैं इतना कर रहा हूँ। उस पर ये थोड़ी लिखा हुआ है कि वापस भी इसको इतना करना है और इतने इंटरेस्ट के साथ करना है, इतने टाइम के बाद करना, नहीं ना। तो एक बिग डिफरेंस तो यही हो गया, सिंपल सा। इसलिए वो प्रोमिसरी नोट नहीं है। प्रोमिसरी नोट पे तो लिखा हुआ है कि ऋतिक निखिल को इतना पैसा रिटर्न करेगा कितने टाइम के बाद, इतने 10 महीने के बाद। तो इसीलिए करेंसी नोट इज़ नॉट प्रोमिसरी नोट। उसके बाद है ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है? इसको टी बिल भी बोलते हैं। अब देखो हमने प्रोमिसरी नोट पढ़ा, उसमें सिंपल सी क्या थी कि ऋतिक के पास, ऋतिक को जरूरत थी पैसे की, उसने पैसा मांगा निखिल से, और निखिल ने बोला कि तू क्या रिटर्न में देगा मुझे। तो ऋतिक ने क्या लिख के दिया उस पेपर को, पेपर के ऊपर जो लिख के दिया कि मैं इतनी अमाउंट ऋतिक को इतने टाइम, निखिल को इतने टाइम बाद पे कर दूंगा। तो उस पेपर को बोला गया प्रोमिसरी नोट। तो यहाँ पे जो नोट रेडी किया ऋतिक ने, उस पर लिख के दिया, तो ऋतिक क्या हो गया, जो नोट बनाने वाला, जो प्रोमिसरी नोट लिख के देगा ना, जो बनाने वाला कि मैं इतनी इतनी अमाउंट उसको पे करूँगा, तो वो हो गया मेकर या ड्रोवर, ठीक है। और निखिल हो गया पेई, कि इसको पे करना है। अब ये तो बात हो गई प्रोमिसरी नोट की। अब हम ट्रेजरी बिल में देखें तो ऋतिक की जगह हमने बात की थी कि जो मनी मार्केट से पैसा कौन कौन उठा सकता है। अब ऋतिक की जगह जब गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट पैसा उठाती है, तो वहाँ पे इस नोट का नाम बदल के हो जाता है ट्रेजरी बिल। अभी हम थोड़ा प्रोसेस और देखेंगे कि गवर्नमेंट डायरेक्ट मार्केट से पैसा नहीं उठाती है, वो किसके थ्रू उठाती है? आरबीआई के थ्रू। गवर्नमेंट जाती है आरबीआई के पास कि सर हमें पैसे की ज़रूरत है और आप हमें इतना पैसा दे दो। तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई ने नोट निकाला एक, ठीक है, कि उस नोट की वैल्यू निकाल दी 30,000। लेट कर लो, ये अमाउंट बहुत बड़ी होती है। जब ये पैसा गवर्नमेंट अगर मांगती है ना आरबीआई से, तो ये अमाउंट तो बड़ी होती है, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे इसको ऐसे समझने के लिए इसकी वैल्यू 30,000 रख देते हैं। अब लोगों ने बोला अच्छा क्या डिस्काउंट दे रहे हो? अब आरबीआई इसके ऊपर डिस्काउंट देगी, तभी तो लोग खरीदेंगे ना। उस वैल्यू पे कौन खरीदेगा भाई? तो आरबीआई कहती है पहले बोली लगेगी, उसके बाद हम डिस्काउंट का डिस्कस करेंगे। और जब बोली लगेगी तो डिस्काउंट पे लगेगी ना। अब यहाँ पे आरबीआई ने बोला कि हम डिस्काउंट देंगे। अब बोली लगनी स्टार्ट होती है, 4 बंदे हैं, एक 20,000 लगाता है, एक 24,000, एक 21,000, एक 21,500, काइंड ऑफ ये बोली लगती है। और टाइम पीरियड ये फिक्स होता है, किसमें?
ट्रेजरी बिल में 51 डे और 182 डे और 364 डे। और नीलामी होने के बाद आरबीआई देखता है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन इस बिल को, इस सिक्योरिटी को खरीद रहा है। तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया बी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो आरबीआई ये जो सिक्योरिटी है इसको दे देता है एट ए डिस्काउंट। अब ये बंदा जो इसने सिक्योरिटी ये बाई की, इसको तो प्रॉफिट ही होगा ना, जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो इसको 30,000 मिलेंगे, 24,000 मिल लिया। और जो ये बिल है, ये जो नोट है जो आरबीआई ने निकाला है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इतने टाइम के लिए आप ये सिक्योरिटी बाय कर रहे हो, ये बिल बाय कर रहे हो। तो वो टाइम पीरियड आपके सामने जो मैंने पहले ही बता दिया है, 91 डे या तो लिखा होगा या 182 डे के लिए या 364 डे के लिए। अब इस सारी स्टोरी को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो, प्रोमिसरी नोट में हमने देखा कि ऋतिक ने निखिल से पैसा मांगा, निखिल ने पैसा दिया और कितने टाइम के लिए दिया वो सब उस नोट के ऊपर लिख के दिया जो ऋतिक ने रेडी किया, क्योंकि निखिल ने एज ए प्रूफ उससे मांगा। तो वो तो हो गया था हमारा प्रोमिसरी नोट, बिल्कुल ठीक है। अब जब मार्केट से गवर्नमेंट को वैसे पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट कैसे उठाती है पैसा? वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं जाती है लोगों से मांगने, नहीं, वो आरबीआई को बोलती है कि आप हमें इतने पैसे की जरूरत है, आप इतना पैसा हमें दो। अब ठीक है, गवर्नमेंट पहुंच गई आरबीआई के पास, ठीक है जी। आरबीआई क्या करता है कि वो भी डायरेक्ट मार्केट में ऐसे जाके थोड़ी ना बोलेगा कि हमें इतना इतना पैसा चाहिए, आप इतना दे दो, नहीं। वो क्या करता है, एज ए सिक्योरिटी, एज ए बिल के रूप में एक पेपर निकालता है और उस पेपर पे उस पेपर की, उस सिक्योरिटी की, उस बिल की एक वैल्यू रख देता है। वैल्यू बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। तो मान लो वो नोट है, वो पेपर है, वो बिल है, जो भी, उसकी वैल्यू रख दी आरबीआई ने 30,000। अब उसकी नीलामी होती है, लोग उसको खरीदते हैं, तो आरबीआई कहता है कि इसको हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं, आप पहले नीलामी लगाइए, उसके बाद हम इसको डिस्काउंट डिसाइड करेंगे। तो वो क्यों बोलता है ऐसे? क्योंकि वो देखता है कि लोग कितने पैसे तक की वैल्यू उस बिल को खरीद रहे हैं। अब 4 बंदे हैं लेट, उन्होंने ये पैसा रखा भाई। अब आरबीआई ने देखा सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे मिल रहा है, तो आरबीआई ने इसको सेलेक्ट किया। अब टाइम पीरियड उस बिल के ऊपर लिखा होता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए आप ये बिल ले रहे हो। ये 3 टाइम पीरियड होते हैं जिसमें ये बिल लिया जाता है। अब ये जो बंदा है, ये इस टाइम मान लो 91 डे के लिए बिल ले रहा है। अब उसके बाद इसको प्रॉफिट तो होगा ही ना, जब इसको कितना मिलेगा डिस्काउंट के तौर पे, 6,000 डिस्काउंट मिलेगा इसको। अब 6,000, इसको तो 30,000 ही मिलेगा ना, इसने 24,000 में खरीदा है, इसको मिलेंगे 30,000, ये बात होगी। और आरबीआई को पैसा मिल गया। तो जो ये नोट है, जो ये बिल है ना, यही होता है ट्रेजरी बिल। इसके ऊपर ही लिखा होता है कि इतने दिन के लिए इतना पैसा मेरे को एज ए सिक्योरिटी, मतलब मैंने खरीदी है। कौन? ये बात बंदा ये बोल रहा है, और आरबीआई को पैसा मिल जाता है। तो जो ये सारा सिस्टम जो हुआ इसके पेपर के ऊपर, यही हमारा हो गया ट्रेजरी बिल। जो टी बिल है, ट्रेजरी बिल है, इसमें हमने क्या क्या किया मैंने पेपर पे लिख दिया, वो एक बार हम देख लेते हैं। तो इट इज़ ए प्रोमिसरी नोट, बिल्कुल ठीक है। डिस्काउंट भी दिया जाता है, ठीक है जी। आरबीआई इशू करता है इस टी बिल को एज ए सिक्योरिटी, एज ए बिल, बिल्कुल ठीक है। ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, सही बात, पैसा तो गवर्नमेंट को ही चाहिए होता है, और गवर्नमेंट यहाँ पे बोरोवर होती है। मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है, मैंने टाइम की बात की वहाँ पे 91 डे, 182 डे और 364 डे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की, अगर क्वेश्चन माइंड में उठता है कि डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, क्या ज़रूरत है डिस्काउंट देने की? देखो यार, टाइम की किल्लत होती है ना, जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो कहीं से तो पैसा उठाए, उसको ज़रूरत तो है पैसे की। अब वो किसी को कुछ प्रॉफिट नहीं देगी तो कोई पैसा थोड़ी नहीं देगा। नॉर्मली इन द सेंस भाई, हम कोई भी पैसा किसी को ब्याज में या बैंक में सबमिट करते हैं तो ब्याज तो देते हैं, इंटरेस्ट रेट देता है, तो इसलिए तो हम उनको पैसा देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है, लोग भी तभी खरीदेंगे इसको, उनका प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद मिनिमम अमाउंट क्या होती है ट्रेजरी बिल की जारी करने की, तो 25,000। मैंने एग्जाम्पल में 30,000 बता दिया, वो एक एग्जाम्पल था जस्ट, उसको आप वैल्यू को ये मत सोचना कि 30,000, वो एक एग्जाम्पल था। और इश्यूड इन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल में इसको इशू किया जाता है। और मैक्सिमम अमाउंट नो लिमिट। अच्छा, उसके बाद है 91 डे के केस में, ये तो हमने मिनिमम अमाउंट रख दी उसकी ट्रेजरी बिल की कितनी हो सकती है, और मैक्सिमम नो लिमिट। अब 91 डे के केस में सरकार कितना उस ट्रेजरी बिल की वैल्यू रख सकती है, मैक्सिमम 6,000 करोड़ की। ये जो वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम है कितने दिन के लिए, इतने दिन के लिए, 91 डे के लिए जो सरकार लेके आती है।
उसके बाद है 182 डे के लिए। अच्छा, एक और चीज़ है, ये क्या वैल्यू चेंज हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। गवर्नमेंट और आरबीआई के अकॉर्डिंग ये उनकी नीड के ऊपर ये वैल्यू चेंज कर दी जाती है। ये जो 91 डे वाला जो ट्रेजरी बिल है ना, ये सरकार कब ला सकती है? इन रिपोर्टिंग वीक में। अब ये रिपोर्टिंग वीक क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। और रिपोर्टिंग वीक में वेडनेसडे को। उसके बाद 182 डे वाला जो ट्रेजरी बिल है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी सेम होगी 6000 करोड़ रुपए। ठीक है, मैक्सिमम 6000 करोड़ रुपए। और ये कब लेके आएगी गवर्नमेंट? नॉन रिपोर्टिंग वीक में। और किस दिन? वेडनेसडे को ही। उसके बाद है इन 364 डे वाला जो ट्रेजरी बिल है वो कब लेके आएगी? एवरी वीक वेडनेसडे में ला सकती है। और इसकी पैसे की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम जो ट्रेजरी बिल के थ्रू जो पैसा उठा सकती है गवर्नमेंट वो होगी 8000 करोड़ रुपए। और इसमें ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशूड थ्रू आरबीआई। किसको? ट्रेजरी बिल को। अच्छा, उसके बाद ये तो हमने गवर्नमेंट का केस देख लिया, वो हमारा टी बिल हो गया। लेकिन कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी अगर ऐसी सिक्योरिटी ऐसा नोट लेके आती तो उसके केस में कैसे? मान लो कोई कंपनी है XYZ, ठीक है, वो कोई पेपर या कोई नोट लेके आई है, उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए, जो मैंने साइड में लिख रखी है। ठीक है, और डिस्काउंट कंपनी बोलती है मैं आपको इतने डिस्काउंट पे दूंगी। वो डिस्काउंट कैसे डिसाइड होता है? बैंक रेट प्लस में जो कंपनी का रिस्क है वो। तो मान लो 14% कंपनी का रिस्क है और बैंक रेट चल रहा है 6%, तो कितना हो गया टोटल? 20%। तो कंपनी बोलती है कि 20% मैं आपको डिस्काउंट दूंगी। कोई भी कंपनी हो ना, वो अपना डिस्काउंट रेट कैसे डिसाइड करती है? तो ऐसे ही बैंक रेट प्लस में जो कंपनी का रिस्क है वो परसेंटेज ऐड करके वो उसका डिस्काउंट रेट डिसाइड करती है। अब जो पेपर है, जिस नोट पे ये अमाउंट जो पेपर निकाला गया है, अब मान लो 20% डिस्काउंट पे कंपनी से कोई इसको खरीदता है तो कितना हो गया? सीधा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मतलब 4 लाख में उसको खरीद रहा है, और उसको जब मेच्योरिटी पीरियड उसका कंप्लीट हो जाएगा तो उसको 5 लाख मिलेंगे। ऑब्वियसली वो भी प्रॉफिट में, और कंपनी को पैसे की जरूरत है, वो भी कंपनी का भी हो गया काम। और उस पेपर के ऊपर, नोट के ऊपर जो कंपनी लेके आई उस पर टाइम पीरियड लिखा है 280 डेज। ठीक है, तो कि इतने दिन बाद इतना पैसा उसको वापस करना है। तो यही होता है कमर्शियल पेपर, जिस पेपर पे ये सब लिखा हुआ है कंपनी के थ्रू। प्राइवेट कोई कंपनी है या कैसी भी कंपनी है। अब जो कमर्शियल पेपर है जो कंपनी लेके आई है, जिस भी बंदे ने खरीदा है, अब इस पेपर की क्या खास बात है? इट इज़ ए प्रोमिसरी नोट। ठीक है जी। इट इज़ गिवन ऑन डिस्काउंट। बिल्कुल डिस्काउंट हमने बात की, कैसे दिया जाता है वो भी हमने बात की। जो मिनिमम अमाउंट होती है वो 5 लाख होती है। बिल्कुल ठीक है। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है इसकी। मैच्योरिटी टाइम 7 से 364 डे तक होता है, चाहे वो 9 दिन 10 दिन कितने ही दिन का हो, 7 से लेके 364 डे तक इसका मैच्योरिटी टाइम होता है। वो नोट के ऊपर कितना लिखा है। इशूड बाई कंपनीज। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, कैन नॉट इशू आएगा यहाँ पे, कैन नॉट इशू एनी ट्रेजरी बिल। ये बात आप ध्यान रखना। और पहला कमर्शियल पेपर कब आया? जो फर्स्ट कमर्शियल पेपर था वो कब आया था? 1990 में। हमने गवर्नमेंट के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में देख लिया कैसे पैसा उठाया जाता है, कौन कौन से नोट पे क्या क्या लिखा जाता है। एक और केस है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो ये बैंक है PNB, ठीक है, इसने क्या बोला कि हम एक डिपॉजिट पेपर लेके आए हैं और उसकी पेपर की जो अमाउंट है वो कितनी है? 1 लाख रुपीज़। और बैंक ने बोला कि हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे, मतलब 1 लाख का 20% कितना हो गया? 20,000 रुपये। तो कितने में मिलेगा आपको ये? 80,000 रुपये में। अब जो बंदा ये पेपर, जो ये नोट है, ये खरीद के लेके गया है 80,000 रुपये में, बैंक ने उसको बोला 20% डिस्काउंट पे देंगे, ठीक है, वो 80,000 में ले गया। और इस पेपर के ऊपर लिखा हुआ है मैच्योरिटी पीरियड जो टाइम है वो 320 दिन, ठीक है। जब 320 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो बैंक कितना पैसा उसको वापस करेगा? 1 लाख रुपए इस नोट के बदले, ठीक है। तो इस बंदे को तो क्या हो गया, जो लेके गया उसको प्रॉफिट हो गया। और जो ये डिपॉजिट पेपर है जो ये बैंक लेके आया 1 लाख रुपए का, जो 20% डिस्काउंट पे दे रहा है और इतना टाइम मैच्योरिटी पीरियड भी बता रखा है 320 दिन, इसी पेपर को, इस डिपॉजिट पेपर को क्या बोलेंगे हम? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या बोलेंगे इसको? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो एक एक करके देख लेते हैं। जो हमने यहाँ पे ऊपर किया है वो सब एक एक पॉइंट। इट इज़ ए प्रोमिसरी नोट, ठीक है।
गिव ऑन डिस्काउंट, बिल्कुल डिस्काउंट दिया जाता है इस पे 20% जैसे हमने ऊपर देखा। इशू किसके द्वारा किया जाता है? बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। और मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे कितनी बताई गई है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में? नो लिमिट। मैच्योरिटी पीरियड 7 से 364 डे तक उस पेपर पे जो लिखा हुआ है कितना टाइम के लिए लिया जा रहा है वो अमाउंट वो। और फर्स्ट टाइम इशूड कब किया गया था? 1989 में। कुछ आपको नेट पे सर्च करोगे तो इंट्रोड्यूस भी लिखा होता है, ठीक है, वहाँ पे। तो ये कब किया गया? 1989 में ही। उसके बाद है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसकी स्टोरी क्या है? एक न्यू स्टोरी है। सबसे पहले स्टोरी के अकॉर्डिंग देखते हैं, फिर इसमें क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज वो भी। स्टोरी बेस पे अगर हम इसको देखें, बिल ऑफ एक्सचेंज को समझें, तो 3 रोल हैं यहाँ पे। एक है ऋतिक, या इन दोनों में से कोई भी नाम ले लो, सनी या निखिल, मैंने 2 लिख दिए हैं, आप सनी ले लो, ठीक है। सनी हो गया और अंकित हो गया। अब इस स्टोरी का मेन क्या है कि सनी को पैसे की ज़रूरत है ऋतिक से, तो ऋतिक ने कुछ पैसे सनी को दे दिए, ठीक है जी, बिल्कुल दे दिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद सनी ने वो पैसे अंकित को दे दिए, बिल्कुल दे दिए। टाइम आता है जी, कुछ टाइम बाद ऋतिक कहता है सनी भाई मुझे पैसे दे अपने वापस। अब इन दोनों के बीच में जब इसने इसको पैसे दिए तो इसने एक नोट बना के दिया जिसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, प्रोमिसरी नोट, बिल्कुल ठीक है। सनी ने जब ऋतिक ने जब सनी को पैसे दिए तो सनी ने एक प्रोमिसरी नोट बना के दिया ऋतिक को, ठीक है। अब वो कुछ जो पैसे थे वो उसने अंकित को दे दिया, अंकित को नीड थी। अब ऋतिक अपने जब पैसे मांग रहा है सनी से, तो सनी कह रहा भाई तू अंकित से ले ले, ठीक है। लेकिन कैसे लेगा वो कि भैया जब उसने उसको पैसे दिए तो सनी कहता है ऋतिक से, आप वो मुझे नोट जो मैंने आपको लिख के दिया है वो मुझे आप एक बार वापस दे दो। और उस नोट के ऊपर सनी लिख देता है कि ये जो अमाउंट है ये अंकित ऋतिक को पे करेगा। अब ये वो नोट है, तो इसमें जब सनी ने ऋतिक को पैसा देना था तो उस नोट पे लिखा कि मुझे इतनी अमाउंट इतने टाइम के बाद ऋतिक को वापस करनी है। तो जो ये बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है कि एक जो बिल है उसके ज़रिए एक बंदा अपना पैसा, जो ये एक बंदा है वो अपना पैसा दूसरे बंदे के ज़रिए तीसरे बंदे को प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ये इसको ट्रांसफ़र कर रहा है वो पैसा। तो यही है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज की इन सिंपल लैंग्वेज। ऋतिक ने पैसा दिया था सनी को जब सनी को नीड थी, और सनी ने रिटर्न में एक नोट के ऊपर लिख दिया था कि मैं इतनी अमाउंट इतने दिन के लिए ऋतिक से ली है और इतनी अमाउंट मुझे उसको वापस करनी है। वो हमारा था प्रोमिसरी नोट, ठीक है। अब वो जो पैसा सनी ने ऋतिक से लिया था, सनी ने वो पैसा अंकित को दे दिया। अब जब ऋतिक ने पैसा मांगा सनी से तो सनी ने वो नोट पे क्या लिख दिया लेके वापस कि आपको जो मैंने नोट दिया था आप वो मुझे नोट दो, और उस पर लिख दिया कि जो ये अमाउंट है ये अमाउंट अंकित आपको पे करेगा इतने दिन में, ठीक है। और इसी को हम बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये प्रोमिसरी नोट से, ये यहाँ तक तो प्रोमिसरी नोट था, अब ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे जो पेई, मेकर और ड्रोवर और ड्रोई लिखा हुआ है इसकी क्या स्टोरी है? देखो, जो बिल का जो भी चीज़, जो बिल ऑफ एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? सनी के थ्रू ही तो हो रहा है ना। सनी लिख के दे रहा है कि भाई इतना इतना अमाउंट अंकित पे करेगा ऋतिक को, ठीक है। जो सनी है वो ऑर्डर दे रहा है कि ऐसा ऐसा करो, ऐसे ऐसे लिख के इतनी अमाउंट इसको ट्रांसफ़र करो। तो जो ऑर्डर दे रहा है वो कौन बन जाएगा? मेकर, ड्रोवर। और जो ऑर्डर दिया गया वो किसको दिया गया? सनी ने ऑर्डर दिया ना किसको? अंकित को, कि आप इतना इतना पैसा ऋतिक को इतने अमाउंट में पे करोगे, तो वो बन जाएगा ड्रोई। और किसको पे किया जा रहा है? तो वो बन जाएगा पेई, क्योंकि इसने ही तो, ऋतिक ने तो सबको पैसा, इसको पैसा दिया था ना। और इस ये तो हो गया ड्रोई, ये हो गया मेकर जो नोट बना रहा है, और ये हो गया हमारा पेई, इसको पे करना है। तो ये तो स्टोरी हो गई बिल ऑफ एक्सचेंज की। उसके बाद जो ये केस हैं ड्रोवर, ड्रोई और ड्रोवर पेई, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? 2-2%। देखो कैसे। ड्रोवर और ड्रोई हमने बिल ऑफ एक्सचेंज वाले में देखा कि जो ड्रोवर था वो था सनी और ड्रोई था अंकित। तो क्या ये सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? देखो, प्रोमिसरी नोट में एक ही बंदा वो पैसा पे कर रहा है और एक वही बंदा बिल बना रहा है, जो बिल बना के नोट बना के दे रहा है कि उस पर ये लिखना है। तो प्रोमिसरी नोट में वही सेम ही बंदा है, एक ही बंदा। तो ये ड्रोवर और ड्रोई, ड्रोई क्या पैसे पे कर रहा है, ड्रोवर
इस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज में वो पैसा है, वो बिल बना रहा है, नोट बना रहा है, उस पर लिख के दे रहा है, तो ये कैन बी सेम हो सकता है। उसके बाद ड्रॉवर और पेई कैन बी सेम, बिल्कुल ये भी दोनों सेम हो सकते हैं। क्या ड्रॉई और पेई, ये ड्रॉवर है, ये ड्रॉई और पेई सेम हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते। खुद को ही पैसा थोड़ी ना दोगे, तो ये तो गलत हो जाएगा यार, तो ये हो गया यहाँ पे गलत। ड्रॉवर कौन होता है? हु ऑर्डर, किसके बारे में? चेक के बारे में, वो नोट के या बिल के बारे में बात हो रही है कि वो उसके ऊपर लिख के देता है, वो ऑर्डर देता है। एंड मेक नोट, बिल्कुल ठीक है। ड्रॉई कौन होता है? जिसको अमाउंट पे करनी है, हु पे द अमाउंट। और पे कौन होता है? जो बेनिफिशियरी है, जिसको अमाउंट देनी है, हु रिसीव द अमाउंट। अब हम बात करते हैं चेक की। अब चेक की क्या स्टोरी है? देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने जो स्टोरी पढ़ी ना, उसी का ही सेम है। कैसे? देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या पढ़ा? ऋतिक ने कुछ पैसे सनी को दिए, सनी ने एक पेपर नोट पे लिख के दिया कि मुझे इतनी इतनी अमाउंट ऋतिक को देनी है, वो नोट दे दिया ऋतिक को। अब जो पैसे ऋतिक ने सनी को दिए थे, सनी ने वो पैसे अंकित को दे दिए। कुछ टाइम बाद ऋतिक कहता है सनी से कि मुझे वो पैसा चाहिए, तो सनी क्या बोलता है इसको कि तू वो पैसा अंकित से ले ले। अब ये बात कहाँ पे लिख के देता है? वो जो पेपर इसने दिया था प्रोमिसरी नोट, उसके ऊपर ही वो लिख देता है कि इतनी इतनी अमाउंट अंकित ये जो है वो पैसा इतने दिनों के बाद ऋतिक को पे कर देगा। तो वो जो एक्सचेंज ऑफ नोट था वो बन गया था बिल ऑफ एक्सचेंज। जो भी वो बिल था जिसके ऊपर लिखी हुई थी अमाउंट, कौन बना रहा था? सनी बना रहा था। अब ये बात तो हो गई थी अंकित पे, एक इंडिविजुअल पे। लेकिन अब अंकित की जगह कोई बैंक आ जाता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, कोई भी बैंक हो, ठीक है। तो अब जब ऋतिक पैसा मांगता है सन्नी से, तो सन्नी क्या कहता है कि मैं आपको एक पेपर देता हूँ, आपका जो ये पैसा है, आपकी जो ये अमाउंट है, वो आप इस बैंक से ले लो, ठीक है। और यही जो बिल ऑफ एक्सचेंज था ना, यही कन्वर्ट हो जाता, जो पेपर देगा, जिस पेपर पे वो अमाउंट लिख के देगा, वो बन जाता है हमारा चेक। क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पे बैंक आ गया है। इन सिंपल लैंग्वेज दोबारा से अगर हम देखें तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा था ना, वही सेम स्टोरी। मान लो अंकित की जगह बैंक ऑफ कोई बैंक भी आ जाता है, तो सनी वो पैसा बोलता है ऋतिक को कि मैं तेरे को एक कागज़ देता हूँ, उस बिल ऑफ एक्सचेंज नोट की जगह पे वो पैसा तू वहाँ से निकाल ले, उस बैंक से, कोई भी बैंक हो, यहाँ पे SBI। तो वो जो पेपर की जगह दूसरा पेपर कौन सा होगा, वो उसका नाम होगा चेक, ठीक है। चाहे वो ये केस ना हो ना, अंकित ना हो, तो भी मान लो ये प्रोमिसरी नोट के केस में था, सनी डायरेक्ट वो जो पेपर पे लिख के दे रहा है वो पैसा कि मुझे ऋतिक को इतना पे करना है। जब ऋतिक पैसा मांगता है तो सनी उस नोट की जगह क्या, चेक दे दो थमा के कि भैया आप बैंक से इतना पैसा ले लो, मैं आपको ये नोट दे रहा हूँ लिख के, तो वो चेक हो गया। समझ रहे हो ना आप? सिंपल सी बात तो यही थी भाई। जो ये चेक हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, इनमें क्या हो रहा है कि पैसे का ट्रांसफर ही तो हो रहा है इधर से उधर, है ना। और जो ये पैसे का ट्रांसफ़र हो रहा है इन तरीक़ों से, तो इनमें कोई घपला ना हो, सही तरीके से ये पैसा ट्रांसफ़र हो, तो इसके लिए एक्ट बन गया कौन सा? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मतलब मनी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे वो चेक के थ्रू, बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, प्रोमिसरी नोट के थ्रू, ठीक है, तो वो राइट वे में हो, वो सही तरीके से हो, उसमें कोई घोटाला या घपला ना हो, तो उसके लिए एक एक्ट बन गया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ऑल डिफाइन अंडर NI एक्ट 1881 पास्ट। निगोशिएबल मीन्स क्या है? ट्रांसफ़र करना कुछ भी, ठीक है, कोई भी अमाउंट, कोई भी किसी के थ्रू, पेपर या नोट के थ्रू अमाउंट को ट्रांसफ़र करना। तो हम वो जो अमाउंट है वो कैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे? प्रोमिसरी नोट के थ्रू अमाउंट ट्रांसफ़र करने की बात की हमने, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने पैसे को ट्रांसफ़र करने की बात की, एक से दूसरे बंदे को देना या बैंक के थ्रू देना, बैंक के थ्रू देना तो हमने चेक की बात की। NI का जो एक्ट है ना 1881, उसके सेक्शन 13 में और उसके सेक्शन 13 में जो सब सेक्शन है उसमें किस किस को डिफाइन किया गया है? प्रोमिसरी नोट को, बिल ऑफ एक्सचेंज को, चेक को। और उनमें जो सेक्शन सब सेक्शन है वो कौन से हैं? सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 में इन सब को डिफाइन किया गया है। अब जो प्रोमिसरी नोट है वो 2 पार्टी का था, बिल्कुल ठीक है, जो हमने पढ़ा। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी की बात हो रही थी, बिल्कुल ठीक है। और चेक में हम 3rd पार्टी, 3 पार्टी की भी बात कर सकते हैं, जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद पढ़ा था। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। वहाँ पे क्या है कि कोई भी जो 3 बंदे हमने पढ़े वो कंडीशन के हिसाब से नहीं पैसा पे करते हैं, ठीक है, वो रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट ज़रूर लेते हैं। बाकी जो चेक होता है वो एक कंडीशनल ऑर्डर होता है,
जो चेक के ऊपर जो पेमेंट की जाती है, एक ऑर्डर आपने दिखा होगा, उस चेक के ऊपर देखना एक ऑर्डर के बारे में कुछ लिखा होगा। और उसके बाद जो बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी ए बैंक इज नॉट मैंडेटरी। बिल ऑफ एक्सचेंज में ज़रूरी नहीं है कि बैंक कोई मैंडेटरी है, कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन चेक में तो भैया ड्रॉई इज़ ऑलवेज ए बैंक, क्योंकि बैंक चेक क्या है, अपन बैंक में तो देते हैं ना, तो वहाँ पे तो बैंक का रोल आ ही गया है सिंपल सी भाषा में। ओके, हाउ मैनी टाइप ऑफ चेक आर देयर? तो 0 टाइप के चेक होते हैं भाई। उसके बाद हम थोड़ा चेक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो एक बार देख लेते हैं। चेक होता क्या है? इज स्टेटेड ऑर्डर होता है। अब ये क्या हुआ, एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट या पेपर होता है विच ऑर्डर द बैंक टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर बैंक। ठीक है, ये तो होगी हमारी चेक की डेफिनेशन सिंपल सी भाषा में। हमने ड्रॉवर भी पढ़ लिया था, पेई पढ़ लिया था कि कौन होता है पेई चेक में और कौन ड्रॉवर होता है। बिल्कुल ठीक है, ड्रॉवर तो वो होता है जो चेक पे लिख के दे रहा, अमाउंट डाल के और साइन करके दे रहा है, और पेई कौन होता है जिसको वो चेक दे रहा है, जिसको वो पैसे देने हैं, वही होगा ना जो बैंक से वो पैसे निकलवा के ले लेगा अपने। ये तो हो गई सिंपल सी बात। उसके बाद कुछ जो सर्टेन पॉइंट हैं जो चेक के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्या? चेक कैन ओनली बी इशू अगेंस्ट ए करंट और सेविंग बैंक अकाउंट। समझ रहे हो? चेक को इशू किया जा सकता है किन 2 अकाउंट के बीच में, किन 2 अकाउंट के लिए? करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के केस में ही। ठीक है, और जो चेक होता है वो विदाउट डेट शैल बी कंसिडर्ड इनवैलिड। अगर उसके ऊपर डेट नहीं है ना तो भैया वो इनवैलिड कहलाएगा। एक चीज़ ये हो गई। ओनली द पेई हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड कैन इनकैश इट। समझ रहे हो? जो जिस पेई के नाम पे वो चेक बनाया गया है ना, वही सिर्फ वो पैसा ले सकता है। अच्छा, जो चेक है वो 3 मंथ के लिए वैलिड होता है ऑन द डेट इट वाज इशूड। ठीक है, जिस डेट को उसको इशू किया गया है उसके बाद वो 3 महीने तक कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, पैसे निकलवा सकता है, 3 महीने तक वो वैलिड है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और डिटेल में कि जो चेक के टाइप नहीं होते, ये उसमें ऑर्डर होता है चेक में, कितने टाइप के ऑर्डर कह लो यार। उसके बाद अगर हम टाइप या कंडीशन की बात करें ना, तो चेक का कोई टाइप नहीं होता है, हमने पहले ही पढ़ा 0 टाइप का होता है। वो कंडीशन होती है चेक में कि हमें चेक के ऊपर मार्क करना है कि और ऑर्डर है, बेरियर है। ठीक है, तो वो सब हम कंडीशन देखते हैं ना कि वो टाइप होते हैं। तो जैसे ऑर्डर्ड चेक है, ये कोई टाइप नहीं है, ये कंडीशन है। इसमें क्या बोला गया कि दिस टाइप ऑफ चेक कैन नॉट बी एनरोस्ड इज दैट ओनली द पेई हुज नेम हैज़ बीन मेंशन इन द चेक इज लायबल टू गेट कैश फॉर दैट अमाउंट। इन सिंपल लैंग्वेज, आपने कभी चेक देखा होगा तो उस पर क्या लिखा होता है? काफ़ी चेक के ऊपर लिखा होता है कोने में या फिर नीचे लिखा होता है। उस पर क्या लिखा था? और ऑर्डर या और बिरियर। जो ये ऑर्डर वाला चेक होता है ना, इसमें ऊपर लिखा रहता है और ऑर्डर। अगर आप उस पर टिक कर देते हो पेन से तो वो बन जाता है ऑर्डर चेक। ये है सिंपल लैंग्वेज। जब भी इस चेक के ऊपर ऑर्डर वाला जो चेक है, इस पर कोई कैश निकलवाने जाता है ना बैंक में, और ये चेक देता है, तो बैंक वाला क्या कहता है कि आप अपनी आइडेंटिटी है जो वो प्रूफ करो, वो हमें दिखाओ, उसके बाद ही वो पैसे देता है। उसके बाद हम आते हैं बेरियर चेक पे। ये क्या होता है? जब आप चेक के ऊपर, हमने ऊपर वाला पढ़ा ऑर्डर चेक, उस पर हम क्लिक कर देते हैं तो वो तो बन जाता है, टिक कर देते हैं तो वो बन जाता है ऑर्डर चेक। अगर उसको हम काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो वो बन जाता है बेरियर चेक। एक तो ये अनसेफेस्ट चेक होता है, ठीक है, नो क्रॉस चेक होता है। ये भी इसका मतलब बताऊंगा मैं आपको। नो काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द बेरियर ऑफ द चेक। जब आप पैसे लेने जाते हो, कोई आइडेंटिफिकेशन आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ऑर्डर चेक में था। मतलब यही कि जो भी बंदा चेक के किसी के नाम से और लेके जा रहा है तो वो उसको कैश मिल सकता है, उसको पैसा मिल सकता है। यही है नो क्रॉस चेक का मतलब। और इस चेक में ऐसा नहीं कि कोई भी अमाउंट डाल के ले जाओ वो दे देंगे, ऐसे नहीं होता। इसकी एक लिमिट होती है, 50,000 रुपये, 70,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, वो बदलती रहती है। उसके बाद कंडीशन ऑफ चेक ऑन द बेसिस ऑफ डेट। डेट के बेसिस पे कौन कौन से चेक होते हैं? देखो, ये कंडीशन होती है, चेक का टाइप नहीं होता है। अगर जो चेक के ऊपर डेट है वो 30 जुलाई 2019 की है और इशू कब किया गया है, मतलब 3 अगस्त 2019 को। मतलब क्या, जिसकी डेट पहले है, डेट ऑफ चेक पे जो लिखी हुई है वो पहले है, जब इशू करने से पहले, तो वो बन जाता है चेक एंटी डेटेड चेक। सिंपल सी भाषा में यही है कि चेक के ऊपर जो इशू करने की डेट है वो तो मान लो आज की है,
और जो उसके ऊपर जो लिखी हुई है ना, ये तो इशू करने की डेट होगी, उसके ऊपर जो लिखी हुई है वो पहले की है, 2000 दिन पहले की, तो वो कौन सा होगा, जो पहले की होती है वो एंटीडेटेड चेक। उसके बाद अगर डेट ऑफ इशू 10 अगस्त की है और इशू कब किया गया, वो 28 जुलाई 2019 को, मतलब आगे किया गया ना। मीन्स यही कि जो इशू डेट जो आपको चेक दिया जा रहा है उसकी डेट मान लो 28 जुलाई है, और जब जो चेक है उसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो 10 अगस्त 2019 की, मतलब बाद की, कुछ दिन बाद की है, 10 दिन बाद की है, 12 दिन बाद की है, तो वो हमारा हो गया पोस्ट डेटेड चेक। उसके बाद है क्रॉस्ड चेक। अब ये क्या होता है, देखो ये जो आप 2 लाइनें देख रहे हो ना, ये अगर चेक के ऊपर मार दी जाती हैं तो ये बन जाता है क्रॉस चेक, और ये सेफेस्ट चेक होता है, सबसे सेफ होता है। ओनली ट्रांसफ़र इन अकाउंट, ये कैश नहीं दिया जाता इसके केस में। जब आप ये चेक लेके जाओगे तो आपके अकाउंट में ही पैसा डलता है। नो कैश विड्रॉल कैन बी डन। और क्या है ना, जो हमने ये क्रॉसिंग की बात की, ये क्रॉसिंग भी 2 टाइप की होती है, एक जर्नल और एक स्पेसिफिक। जनरल के केस में होता है क्या, सिर्फ 2 लाइनें सीधी हो ना, जो हमारा क्रॉस होता है वो सीधा हो, तो ये तो हो गया जर्नल की कि भाई ठीक है आप किसी के अकाउंट में डाल सकते हो। और जो स्पेसिफिक होता है उसमें क्या करता है, स्पेसिफिक में 2 लाइनों के बीच में किसी भी बैंक का नाम डाल देते हैं, SBI, HDFC, PNB, ICI, तो वो उसी बैंक अकाउंट में, मतलब एक बैंक का नाम आता है यहाँ पे, कोई भी डालता है उस चेक पे जो 2 लाइनें लगेंगी, वहाँ पे जिस भी अकाउंट बैंक का नाम डाल दिया जाता है उसी बैंक में ही, उसी बैंक के अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफ़र होंगे। एक और चीज़ है, 19 डे के बाद जो चेक होता है ना वो कंसीडर टू बी स्टेल। मतलब क्या है कि 90 दिन तक आपने पैसा नहीं निकलवाया, चेक को बैंक में लेके नहीं गए, तो वो ऑटोमेटिकली डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है, वो उससे पैसे आप नहीं निकलवा सकते। इसके बाद है मल्टीलेटेड चेक। ये इसमें भी क्या होता है, डिसऑनर ही होता है। कैश का जो चेक होता है, सॉरी कैश बोल रहा हूँ, जो चेक होता है वो इनवैलिड हो जाता है। कैसे, देखो चेक को जोड़ के लगाना उसके साथ में, ठीक है, तो उसके केस में भी है कि ये मल्टीलेटेड हो गया। एक आफ्टर 19 डे के बाद अगर चेक उससे पहले यूज़ नहीं होता है तो वो इनवैलिड हो जाता है, स्टेल हो जाता है। तो ये थ्योरी पार्ट आप पढ़ सकते हो आराम से, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, यही पॉइंट। दोनों चीज़ों में ना डिसऑनर का मतलब होता है कि आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, चेक वापस कर दिया जाएगा। ट्रैवलर चेक क्या है, अब इसमें ये क्या कौन सी कंडीशन है चेक में, देखो ये एक ATM की तरह यूज़ काम करता है। कैसे, इसमें आप ये थ्योरी पार्ट आराम से देख लेना। As the name suggests, the traveler's check can be used when a person is traveling abroad where the Indian currency is not used। ऐसा होता है, ये जो बात लिखी हुई ना, where the Indian currency is not used, जहाँ पे मान लो किसी कंट्री में जाओगे, उनकी अपनी करेंसी होगी, वहाँ पे आप ये चेक लेके जाते हो तो वो आपको वहाँ पे वो अमाउंट दे देते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप चेंज कराओगे करेंसी टू करेंसी, ऐसा नहीं होता है। डॉलर से डॉलर नहीं, डॉलर से कोई और करेंसी में चेंज करा रहे हो, ऐसा नहीं है। ये चेक लेके जाओ, काइंड ऑफ ATM ही ये काम आएगा। तो ये काम करता है ट्रैवलर चेक। उसके बाद है क्लियरेंस ऑफ चेक। अब ये कैसे क्या प्रोसेस होता है इसमें, देखो चेक के ऊपर आपने देखा होगा या तो IFSC कोड लिखा होता है एक, या तो नहीं लिखा ही होता है, और एक 9 डिजिट का MICR कोड लिखा होता है। चेक की जो क्लियरेंस है ना वो 2 तरीके से होती है, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटेड। मैनुअल में क्या होता है, विदाउट यूज ऑफ मशीन, और ऑटोमेटेड में क्या होता है, यूजिंग मशीन्स। मशीन्स में क्या क्या है, ये बस इतना ही याद रखो। मैनुअल में तो कैसे पेपर पे साइन मार दिया, वो पासिंग विदाउट मशीन के थ्रू। और ऑटोमेटेड में जो जो अभी आएंगे यूजिंग मशीन में क्या क्या है, MICR कोड है, IFSC कोड है, CTS है, वो एक एक करके हम पढ़ते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1986 में। ये 9 डिजिट का कोड होता है। पहले जो 3 डिजिट होती हैं ये सिटी कोड होता है, सिटी के बारे में बताते हैं कौन सी सिटी का है। और उसके बाद जो 3rd जो डिजिट होती है ना, 3 डिजिट, वो बैंक कोड होता है, कौन से बैंक से। और जो लास्ट की 3 डिजिट होती हैं वो होती हैं ब्रांच कोड। ये जो नंबर है ये रिटर्न होते हैं किसमें, आयरन ऑक्साइड में। और MCR 1986 में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंस। ये जो सारे नंबर होते हैं ना 9 डिजिट कोड, ये सारे नंबर में होंगे, अल्फ़ाबेट इसमें कोई भी नहीं होगा। उसके बाद है IFSC कोड, ये क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यूजिंग मनी ट्रांसफ़र, ये ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेट भी आएगा और डिजिट भी आएंगी, मतलब नंबर भी आएंगे और अल्फ़ाबेट भी आएंगे। 11 डिजिट का ये कोड होता है IFSC कोड। और इसके जो 4 जो डिजिट है ना, यहाँ तक तो ये अल्फ़ाबेट ही होते हैं, बैंक का नाम होता है। उसके बाद ये एक हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो ये हैं ये अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं।
ये जो 4 डिजिट हैं ये बताएंगी बात किसकी, बैंक की, कौन सा बैंक है। और ये यहाँ पे हमेशा 0 रहेगा और ये ब्रांच कोड होगा, मतलब ब्रांच से नंबर भी हो सकते हैं, वो अल्फ़ाबेट में भी हो सकता है। और जो ये 0 है ये ही यहाँ पे 5th डिजिट है, ये क्यों होती है, तो ये इसलिए कि आगे इन फ्यूचर कुछ भी चेंज करना हो तो इसको हटा के वो किया जा सके। CTS क्या होता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है। ये किस लिए होता है, टू स्टॉप, ये ट्रंकेशन का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप फिजिकल मूवमेंट। कब इस्टेब्लिश किया गया, 2010 में, टू प्रिवेंट डैमेज। सिंपल सी लैंग्वेज में यार, डैमेज मतलब क्या होता है, चेक को इधर उधर लेके जाओगे, फट जाए, गुम हो जाए या फिर उसको कोई और नुकसान हो जाए, तो उसको स्टॉप करने के लिए, उसको हटाने के लिए कि डैमेज ना हो, तो ये सिस्टम लेके आया गया, कौन सा, CTS। उसके बाद है वेज और मीन एडवांस, वेज एंड मीन एडवांस। ये क्या होता है, देखो हमने ट्रेजरी बिल पढ़ा जो एक प्रोमिसरी नोट होता है, जिसका टाइम पीरियड हमने पढ़ा कि 91 डे के लिए दिया जाता है, उसका 182 डे के लिए, 364 डे के लिए। लेकिन इन टाइम से पहले, इस टाइम से पहले भी एक टाइम था, क्या था, कितने टाइम के लिए, 14 डेज के लिए। और यही 14 डेज हमारा क्या था, वेज एंड मीन एडवांस। जो वेज और मीन्स एडवांस के केस में ना, RBI क्या करता है, एक बैंकर का काम करता है, क्या लोन देता है, लोन फैसिलिटी गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी लोन फैसिलिटी होती है। इन सिंपल लैंग्वेज क्या है कि RBI जो टेम्परेरी लोन फैसिलिटी देता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को, यही हमारा होता है वेज और मीन्स एडवांस। और जो टेम्परेरी लोन फैसिलिटी मतलब है कि शॉर्ट टाइम के लिए, 14 डेज के लिए, ठीक है, ये बात होगी। और जो लोन लिमिट है वो कितनी होती है, 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए। ये चेंज भी होती रहती है बाई RBI फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल 2019 और सितंबर 2019। और दिस लिमिट इम्पोज्ड बाई RBI, एक पॉइंट ये भी आप याद रखना। उसके बाद है CBLO, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस। ये क्या होता है, दिस इज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब इसका काम क्या है, ठीक है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसका काम भी तो कुछ होगा ना, शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी। और ये शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किसको करता है, मैं आगे आपको बताता हूँ। CBLO के थ्रू ना जो पैसे है उसका लेन देन किया जाता है, किसके द्वारा, पीपल्स, लोगों के द्वारा। CBLO गिव शॉर्ट टर्म लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर कंप्लीट देयर ट्रांजेक्शन। क्या है ना कि कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो अपनी सिक्योरिटी गिरवी रख देता है, किसके पास, RBI के पास, कि आप किसी से हमें पैसा दिलवा दो, ठीक है। मतलब जिसके पास ज़रूरत है कि भाई मुझे पैसा चाहिए, तो वो पैसा मांगेगा, तो RBI के पास अपनी सिक्योरिटी बोल देगा कि भाई ये सिक्योरिटी है मेरे को पैसा चाहिए, तो RBI उसको पैसा दिलवा देगा। जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, जिसको पैसा देना है, तो वो पैसा, और वो इंस्टीट्यूशन पैसे दे देगा। और जो CBLO है वो ऑपरेट बाई किसके द्वारा, RBI के द्वारा, ठीक है। एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे इस CBLO का मतलब यही है कि कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो अपनी कोई भी एक सिक्योरिटी RBI को बोलेगा कि आप हमारी सिक्योरिटी गिरवी रख लो और हमें पैसा दिला दो। सिंपल सी बात है CBLO की ये, ठीक है। उसके बाद है मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, मिबोर। ये क्या होता है, कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देता है या फिर लोन लेता है, ठीक है, टू अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जब उसको लोन रिटर्न भी करना होता है, वो पैसा वापस भी देना है, तो जब वो पैसा वापस करता है विद इंटरेस्ट रेट, तो उसी इंटरेस्ट रेट और रिटर्न पैसे के साथ जो पैसा वापस कर रहा है उसी को हम बोलते हैं मिबोर। मतलब जो ये रेट है ना, इसी को मिबोर बोलेंगे। कि कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको पैसे की ज़रूरत है, जो लोन ले रहा है दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, पैसा ले लिया, अब ले लिया तो वापस भी करना पड़ेगा ये पैसा, इसको रिटर्न भी करना पड़ेगा, और जो रिटर्न करेगा उस पैसे के साथ में जो इंटरेस्ट रखता है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को या रेट को हम क्या बोलेंगे, मिबोर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए देख लिया हमने मिबोर। अभी बैंक से बैंक को देखते हैं कि जो इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, एक होती है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंट्रा होता है सेम बैंक टू बैंक, इंटर मतलब कि बैंक में ही होता है लेकिन डिफरेंट बैंक होता है, ठीक है। अब मान लो एक बैंक SBI है, उसको पैसे की नीड है, उसको पैसा वो मांगने जाता है PNB के पास कि आप हमें पैसा दे दो। PNB पैसा प्रोवाइड करता है और टाइम भी डिसाइड करता है कि 24 आवर के लिए और जो टाइम डिसाइड करता है 24 आवर के लिए, ठीक है, और जितना भी इंटरेस्ट रेट जो होगा वापस करेगा SBI PNB को,
और जो टाइम पीरियड है 24 आवर के लिए, वो टाइम पीरियड कहलाता है क्या, कॉल मनी मार्केट। और अगर वही टाइम पीरियड बढ़ के हो जाता है 2 से 14 दिन तक, तो उसको हम बोलेंगे नोटिस मनी मार्केट। और वही जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है हमारी बैंक से बैंक के बीच में, वो अगर फॉर मोर देन 14 डेज, तो वो कहलाएगी टर्म मनी मार्केट। सो ये था मिबोर के बारे में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में भी और बैंक के केस में भी, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी। ये क्या होता है, देखो जो भी हमारा जो बिल है, जो भी हमारा पेपर है, कोई भी जो हमने बनाया है, वो कितना सिक्योर है, मोर सिक्योर कौन कौन से, जो जैसे हमने कमर्शियल पेपर की बात की, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात की, टी बिल की बात की, तो कौन सीरीज वाइज मोर सिक्योर है। तो जैसे टी बिल है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है नंबर 1 पे, उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और उसके बाद है कमर्शियल पेपर, और उसके बाद जो बच गया वो। तो इसका मतलब यही होता है ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी का। उसके बाद हम बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट, डीडी जिसको हम बोलते हैं। और ये कौन से आरबीआई के कौन से सेक्शन में डिफाइन है, तो डिफाइन इन सेक्शन 85A, जो सेक्शन है 85A, उसमें इसको डिफाइन किया गया है। और डिमांड ड्राफ्ट इज एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर किसके लिए भैया हम ऑर्डर देते हैं, तो पेमेंट के लिए ऑर्डर दिया जाता है। किसको, कि एक बैंक दूसरे बैंक को ऑर्डर दे रहा है कि आप पैसा उस पार्टी को, थर्ड पार्टी को दे दीजिए। डीडी की अगर हम डेफिनेशन देखें ना, तो और भी आपको अच्छे समझ में आएगा। डीडी इज ए मेथड यूज बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है, किसी के द्वारा भी इसको यूज किया जा सकता है, किसी के द्वारा भी इसको यूज किया जा सकता है टू मेक ए ट्रांसफ़र, पेमेंट का ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन बैंक से वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, ठीक है। कि एक बैंक के पास गए आपने कहा कि ये पैसा आप इस बैंक में ट्रांसफ़र कर दीजिए। मतलब ये कि एक बैंक से ऑर्डर दूसरे बैंक को जाता है कि आप इनको पेमेंट कर दो, पैसे की पेमेंट डन बाय बैंक ऑन द ऑर्डर ऑफ अदर बैंक टू ए पार्टी। और ये किसके द्वारा इश्यू किया जाता है, बैंक के द्वारा ही। जब बैंक को ही बोल रहा है कि आप उनको पेमेंट कर दो, तो बैंक के द्वारा ही किया जाएगा। फिर इस पर एक और चीज़ है, स्टैम्प की रिक्वायरमेंट होती है, जो बैंक ही मार के देता है। तो ये था डिमांड ड्राफ्ट के बारे में एक हल्का सा व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।